हेलो बेटा, आज हमने ये स्टडी किया था। अगर आपको ध्यान हो, स्टार्टिंग में 3 चैलेंजेस की बात हुई थी। फर्स्ट वन आपका था लिंगरिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग में आपके 2 चैलेंजेस थे, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। फर्स्ट वीडियो में हमने रूरल क्रेडिट को स्टडी किया था। आज हम रूरल मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, अपना सेकेंड टॉपिक। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है रूरल मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो उसकी पैकेजिंग से, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेके मार्केट में उसको बेचने तक सारा जो खर्चा होता है वो मार्केटिंग का खर्चा होता है। तो यहाँ पे रूरल मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है, कह रहे हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, आपने फसल की कटाई कर ली, फार्मर नीड्स टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म। अब फार्मर को क्या जरूरत है कि आप असेंबल करो, इकट्ठा करो, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको प्रोसेस करो, उसको ग्रेड करो, पैकेज करो, स्टोर करो और फाइनली मार्केट में उसे बेच दो। अब देखो, अब आपको एक बात पता होगी, आपने कोई भी प्रोडक्ट कभी भी खरीदा होगा ना, एक बिस्कुट का पैकेट भी होगा तो उसके पीछे भी एक ग्रेडिंग मार्क दिया होता है, होल मार्क लगा होता है, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, प्रॉपर पैकेजिंग होती है। तो ये सब मिलके क्या होता है, मार्केटिंग प्रोसेस होती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या आता है आपका, ऑल दीज प्रोसेसेस, ये जितने भी प्रोसेस हैं किसके बीच में, हार्वेस्टिंग और फाइनल सेल के बीच में। जब आपने फसल की कटाई करी और जो फसल मार्केट में बिक रही है, उन दोनों के बीच की जो भी प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, रूरल मार्केटिंग। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए 6 पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे जो आपने कटाई की है, फिर उसको प्रोसेस करोगे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना ग्रेन में से स्टॉक को, जो आपका मानो अनाज है, अनाज के ऊपर छिलका लगा होता है तो उनको अलग किया जाता है। ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, देखो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग देना। सारी फसल एक सी नहीं होती है, तो कौन सी अच्छी क्वालिटी की है, कौन सी पुअर क्वालिटी की है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके रेट डिसाइड होते हैं। पैकेज द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस, उसको पैकिंग करो, बायर कैसे प्रेफर करता है लेना, उसके अकॉर्डिंग। फिर फ्यूचर सेल के लिए उसे स्टोर करके रखो और सेल करो व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करो जब आपको लगे कि आपको उसका बेटर प्राइस मिल रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर्स टू द फार्मर एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट ऑफ सेल। कह रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि फार्मर ने जो बनाया बस उसको मार्केट में बेचने के लिए ले आओ। इसके अंदर बेचने से ज़्यादा और भी प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो सारी प्रोसेस हमारी ये सब मिलके होती हैं। और जब आपको बेस्ट प्राइस मिलता है तब आप उस चीज़ को सेल करते हो। इसमें आपका पैकेजिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज सब कुछ आता है। तो कोई आपसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछे तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट को सेल करना, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। उसको गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको ग्रेड देना, उसको पैकेज करके स्टोर करना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल। कह रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी वो किसके हाथों में थी, किसानों के पास बड़ी बड़ी मार्केट में, शहरों में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेच नहीं पाते थे। तो उस टाइम पे वो अपनी फसल किसको दिया करते थे, मनी लेंडर्स या बड़े बड़े ट्रेडर्स या जो कमीशन एजेंट होते थे वो उनको दे दिया करते थे, वो आगे मार्केट में बेच दिया करते थे। और मनी लेंडर्स को वो क्यों दिया करते थे, क्योंकि मनी लेंडर से उन्होंने पैसा उधार लिया हुआ था, तो अपने पैसे की उधारी चुकाने के लिए भी वो अपनी फसल उनको दे देते थे। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल ऑफ द प्रोड्यूस। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रेस। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना, डिस्ट्रेस सेल, तो नीचे आपको बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्ट्रेस सेल वो सिचुएशन होती है जब फार्मर्स को कंपेल किया जाता है, कंपेल का मतलब फोर्स किया जाता है कि आपको अपनी फसल उगते ही उसको बेचना है। क्यों बेचना है, क्योंकि जिनसे आपने पैसा ले, चाहे आपको मार्केट में कम प्राइस मिल रहा हो फिर भी आपकी मजबूरी है उसको बेचना। क्यों, क्योंकि जिन लोगों से आपने पैसा लिया हुआ है आपको उनका पैसा वापस चुकाना है, और दूसरा आपके पास स्टोरेज का स्पेस नहीं है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। जब आप अपनी मर्जी से सेल नहीं करना चाह रहे पर कम प्राइस में आपको अपने प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती बेचना पड़ रहा है क्योंकि आपको अपने लोन चुकाने हैं, लोन की पेमेंट करनी है और आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। देयर होल्डिंग कैपेसिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो, हैविंग टेकिंग लोन्स टू द मनी लेंडर, अभी बताया मैंने, तो उन्हें लो प्राइस पे बेचना पड़ता है इस चीज़ को। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रखा है, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केट सिस्टम। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए, क्या क्या ठीक किया, इम्प्रूव किस चीज़ में लाए मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए।
सबसे पहले गवर्नमेंट एक रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट की गई। रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचा और ख़रीदा जाता है। मार्केट कमेटी उस पर ध्यान रखती है, मार्केट कमेटी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मार्केट सिस्टम मेड ट्रांसपेरेंट विद a strict wiggle on the use of proper scale and weight। मार्केट सिस्टम इस चीज़ पे ध्यान रखती है कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आप प्रॉपर वेट दे रहे हो। अब जैसे मार्केट में आप लोग देखते हैं कई बार छापा भी पड़ता है डिपो वगैरह पे, कई जगह पे वो क्या करते हैं, तोलने वाली उस मशीन में नीचे कुछ लगा देते हैं, जिससे कस्टमर को क्या होता है कि अंडरवेट प्रोडक्ट जाता है। मानो आपको कोई चीज़ 1 किलो लेनी है तो वो आपकी कितनी जा रही है, 1 किलो से कम जा रही है, आपकी 900 ग्राम 800 ग्राम। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ करप्शन कर रहे हैं। तो ये जो कमेटी होती थी रेगुलेटेड मार्केट में, इन चीज़ों का भी ध्यान रखती थी और प्राइस का भी ध्यान रखती थी कि फार्मर को एप्रोप्रिएट प्राइस मिले। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स, गवर्नमेंट ने बिल्ड किए थे रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स, किस पे? ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द मोस्ट टाउन इन द कंट्री। द फार्मर्स कैन कम टू दिस यार्ड फॉर ए फेयर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। फार्मर वहाँ पे आते थे उन यार्ड्स में ताकि वो फेयर प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच सकें। वहाँ पे उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी भी दी जाती थी। सपोज अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो उस पर नहीं बेचना चाहते तो यार्ड क्या होते हैं, यार्ड ऐसी जगह पे, यार्ड वही चीज़ होती है ना जहाँ पे हम अपने सामान को रख सकते हैं। तो एक तरह से उन्हें स्टोरेज सिस्टम दिया जाता था। फार्मर्स वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेव करके रख सकते थे और जब उन्हें लगेगा कि मार्केट में बेटर प्राइस है तो वो उस प्रोडक्ट को बेच भी सकते थे। सेकंड आपका है कोऑपरेटिव मार्केट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट एनकरेज करती है फॉर्मुलेट करने में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। नाम से ही क्लियर है कोऑपरेटिव की, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए। एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी फार्मर्स अपने आप को एक बेटर बार्गेनर समझते हैं मार्केट में, अपने प्राइस को कलेक्टिव सेल करने के लिए। देखो पहले क्या होता था, फार्मर मार्केट में जाता था ना, डरता था अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसको प्राइस नहीं देता था जितना उसको चाहिए। पर अब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी उनका साथ देती है, जिसके कारण अब फार्मर्स भी बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन मतलब कोई कहता है मैं अगर 8 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा तो फार्मर कहता है नहीं, मैं तो 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचूंगा, तुम्हें लेना है तो लो। यानी कि अब उसके हाथ में भी बार्गेनिंग पावर आ चुकी है। अब वो बेटर प्राइस पा सकता है अपने प्रोडक्ट को इकट्ठा बेच के। तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग है क्या? ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो लिया गया था। अब ये ध्यान से सुनेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात आर ए ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। ये 1 मार्क्स के लिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो मिल्क कोऑपरेटिव है कहाँ पे, गुजरात में है। वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का एग्जाम्पल है, एमसीक्यू में आ सकता है ये। The cooperatives have not changed the social and economic fabric of the economy, but ये एक अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, अबाउट वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब आपसे पूछा जाए वाइट रेवोल्यूशन तो इसमें क्या आएगा आपका, जो ये मिल्क कोऑपरेटिव सेटअप किया गया था। However, of late, some kinks have emerged in the system of cooperating market system are, एक तो पुअर कोऑर्डिनेशन था किसके बीच में, मार्केटिंग कोऑपरेटिव एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में। फिर शॉर्ट कमिंग्स थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, मीन्स वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी विद ए व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल हमने पीछे पढ़ा है ना, जहाँ पे आपको एक मतलब ऐसी सिचुएशन में आके अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन सेटअप किए थे, एजेंसी बनाई गई थी जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज हेल्प करता है फार्मर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ल्यूक्रेटिव प्राइस पे, ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव प्राइस जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, मीन्स सस्ता। सब्सिडाइज मतलब कम रेट पे आपको ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण आप अपने प्रोडक्ट को रूरल से अर्बन एरिया तक लेके जा सकते हो फॉर द बेटर डील। फिर है आपका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आज की मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है प्राइस बिहेवियर को लेके। अब हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी क्वालिटी पहुंचा सकते हैं, तो फार्मर डिसाइड कर सकता है कि उसे कितने में बेचना है और कब बेचना है। क्योंकि पहले फार्मर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी मार्केट में क्या चल रहा है, कंज्यूमर क्या चाह रहा है। तो इंफॉर्मेशन के कारण भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है।
MSP पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ये हमने बात किया था। प्राइस फ्लोरिंग वाला कंसेप्ट आपको याद होगा ना, कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपकी 11th क्लास में मार्केट वाले चैप्टर में था। प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि आप कितनी भी बार्गेन कर लो मार्केट में, जो सामने वाला लेने वाला है वो आपको इतने से कम में नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट। मतलब एक किसान को कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा जितना गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक प्राइस होता है जो फिक्स किया जाता है। फार्मर इससे ज़्यादा पे तो बेच सकते हैं पर इससे कम पे नहीं, यानी कि उनको अपनी इनकम का कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा जितना उन्होंने उस फसल को उगाने में लगाया है। तो यहाँ पे आपकी एक एग्जाम्पल है बफर स्टॉक एंड PDS। MSP परचेज फ्रॉम द फार्मर्स आर केप्ट एज ए बफर स्टॉक बाय द गवर्नमेंट। आपको 11th में भी बफर स्टॉक का एग्जाम्पल आया था, मिनिमम प्राइस पॉलिसी का, प्राइस फ्लोरिंग का। इस केस में क्या होता था, बफर स्टॉक की सिचुएशन आती थी, मतलब गवर्नमेंट इनके प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास स्टॉक करके रखती थी और गवर्नमेंट या तो इसको कहाँ भेज देती थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहाँ पे वो लोगों को सस्ते दामों में देते हैं ये अर्जेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एक फेयर प्राइस शॉप के थ्रू सब्सिडाइज रेट पे पुअर सेक्शन को प्रोवाइड किए जाते थे। गवर्नमेंट से इनसे लेती थी बफर स्टॉक पे, वो आगे अपना क्या करती थी, डिपो वगैरह पे इनको सेल करती थी। ऑन अकाउंट ऑफ दीज मेजर बाय द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट आई हैं, बट येट हैड टू गो फॉर अ लॉन्ग वे बिफोर द मिलियन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एबल टू डिफेंड देयर सेल्फ इंटरेस्ट एट ऑल स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इस लाइन को समझी इन्होंने क्या कहा कि इम्प्रूवमेंट तो आई है बट अभी भी हमें बहुत रास्ता कवर करना है। जो छोटे किसान हैं या जो मंझले किसान हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। दिस फैक्ट इज दैट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो अभी भी डिस्ट्रेस सेल का विक्टिम है, अभी भी मनी लेंडर और कमीशन एजेंट्स उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। 90% ऑफ द मार्केटिंग एग्रीकल्चर अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में है, जबकि गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में सिर्फ कितना है, 10%, यानी कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जरूरत है। तो डिफेक्ट्स क्या क्या कमियां रही एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ये आपको दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूरी नहीं थी, फोर्स सेल था, न्यूमरस चेंजेस आते थे मार्केट में, क्रेडिट फैसिलिटी की कमी थी, स्टोरेज फैसिलिटी आपका इतना ज़्यादा नहीं था, मिडिल मैन थे बीच में, एजेंट्स वगैरह, स्टैंडर्ड वेट और मेज़र प्रॉपर नहीं होता था, इनएजुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है देखिए, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स अ रे ऑफ होप। और मार्केट में नए नए चैनल आए जहाँ पे जो फार्मर है अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। अब वो एक उम्मीद, रे ऑफ होप मतलब उम्मीद की किरण की तरह सामने आए। तो एमर्जिंग अल्टरनेटिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक नई उम्मीद की तरह सामने आए थे छोटे और मंझले किसानों के लिए जो सफ़र कर रहे थे। तो अब देखिए वो डायरेक्ट सेल कर सकते थे इन चैनल्स में। इन्होंने देखो पिक्चर बना के हुई आपको दी हुई है बिग बाज़ार। बिग बाज़ार क्या है, वो डायरेक्ट फार्मर से लेके कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इन्होंने कहा था स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ने ये चैनल लॉन्च किया था। सबसे पहले आया अपनी मंडी, फिर आया बिग बाज़ार, फिर आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था रायथू बाज़ार एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था उज्वर संडीज। ये आपको नाम याद करने होंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी मार्केट आई थी। डायरेक्ट सेल होता था यहाँ पे फार्मर्स का इन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचते थे, वो एडवांस में इनको पेमेंट भी कर देते थे, एक फिक्स जो इनके बीच में रेट आपस में डिसाइड हुआ है उसमें। दिस वुड नॉट हेल्प ओनली, इससे सिर्फ मार्केट इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि जो प्राइस रिस्क है छोटे किसानों के लिए वो भी क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। फिर है आपका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस मार्केटिंग। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देना। तो डाइवर्सिफाई में आप क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रहे हो, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटी में लगा रहे हो ताकि मार्केट रिस्क आपका क्या रहे, कम रहे। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सभी फसलों के दाम एक साथ गिरे। मानो आप पहले एक ही प्रकार की फसल उगाते थे, अब आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, यानी कि एक साथ आप 2 या 3 कोई और फसल भी साथ में उगा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका मार्केट रिस्क कम होगा।
सपोज कीजिए अगर किसी एक प्रोडक्ट के दाम मार्केट में गिर रहे हैं तो आपको दूसरे प्रोडक्ट से तो पैसा मिल जाएगा ना। एक जगह लॉस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आप उसको रिवेन्यू में कवर कर लेंगे। तो इसके दो एक्सपेक्ट हैं, एक तो आप क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सबसे पहले है क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि आप क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, एक की जगह आप काफ़ी सारी फसलें उगा रहे हो। इसका मतलब है आप शिफ्ट कर रहे हो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में। एग्रीकल्चर आज भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के द्वारा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहे हो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर डाइवर्सिफिकेशन के कारण आप शिफ्ट कर पा रहे हो किस पे, सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग पे आप लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं। It would mean choice of cropping pattern in accordance with price structure in the market. It would minimize the market risk. इससे मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो कम होंगी और जो मॉनसून का फेलियर है उससे भी आपको, क्योंकि देखो हर फसल के लिए जरूरी नहीं ना कि पानी का लेवल ठीक हो या जो भी हो, तो आप डिफरेंट अगर फसल उगाएंगे तो आपको मॉनसून का डर भी कम रहेगा। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मिनिमाइज करती है मार्केट रिस्क को, क्योंकि इससे प्राइस फ्लक्चुएशन आपका अराइज कम होता है, कम रिस्क रहता है। ये मिनिमाइज करती है मॉनसून के फेलियर को भी। तो इस एक ही पॉइंट में देखो आपको 3 इंपॉर्टेंस बता दी है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन की 3 इंपॉर्टेंस इंक्लूड है इस पॉइंट के अंदर कि वो क्या क्या रिड्यूस करती है। इन एरियाज जहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी अब वहाँ पे क्या होने लगी, हम शिफ्ट कर गए हैं कमर्शियल फार्मिंग पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं। इसी के अंदर आपको 4 पॉइंट मिल गए कि डाइवर्सिफाई करने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर है अगर एम्प्लॉयमेंट को हम डाइवर्सिफाई करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम क्रॉप फार्मिंग को क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, इनकम हमारी स्टेबलाइज होगी, हम लिवलीहुड का साधन ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और हमारा जो इन्होंने क्या कहा है, अवे फ्रॉम क्रॉपिंग फार्मिंग बिकम्स all the more significant in view of the fact that cropping farming sector is overburdened। भाई हमने देखा कि क्रॉपिंग फार्मिंग ओवरबर्डन है तो हमने उसके काम बांट दिए हैं डिफरेंट पॉपुलेशन में। अब आपके साइड में ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड। ये आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप कॉमर्स से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ये पॉइंट आपका उसमें भी आता है, पेपर में भी आता है, केस स्टडी में जो क्वेश्चन बन के आता है ऑपरेशन फ्लड का बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सिस्टम है जो मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च हुआ था 1966 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ना पीछे, ये उसका एग्जाम्पल है। एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च हुई थी 1966 में। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मेंबर हैं फार्मर्स के, टू पूल देयर रिप्रोड्यूस ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल इन द मार्केट, वो अपना सारा प्रोडक्शन इकट्ठा करते हैं और फिर मार्केट में उसको इकट्ठा बेचते हैं। जब वो सारा इकट्ठा करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग मिलके एक साथ हो जाते हैं। पूलिंग ऑल्सो मेक्स ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट एज इकोनॉमिकली वाइजर पोर्शन। इससे जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग प्रॉपर वे में कर पाएंगे। मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया हैव एपिक सेंटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आपने ये चीज़ अभी पढ़ी थी ना, एमसीक्यू में लाइन लगवाई थी कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से लॉन्च हुई थी, गुजरात से। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स कोऑपरेटिव हैव रिकॉर्डेड, इनकी एक वंडरफुल प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। इनके कारण जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन का, मिल्क प्रोडक्शन का। इट हैज़ प्रूवन टू बी एन इम्पॉर्टेंट, ये नॉन फार्म एरिया है जहाँ पे रूरल एरियाज में आप इनकम को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में अपने लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें आप ये देख लेंगे, आपका लास्ट टॉपिक ये कट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।